नमस्कार, निज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। इस बार बीजेपी सरकार करीब 350 सीट पर लहराएगी परचम। और समाजवादी पार्टी में टिकट लेने की लगी होड़। 354 सीटों के लिए करीब 4452 नए आवेदन। बीजेपी ने तय किया टिकट बांटने का फॉर्मूला। बदलेंगे 150 से ज्यादा मौजूदा विधायक। उधर आजमगढ़ के मुबारकपुर बलुआ मोहल्ले में डायरिया से कहर। 80 लोगों की बिगड़ी तबीयत व 40 गंभीर। और अब खबरें विस्तार से। आज से मिशन शक्ति फेज 3 की शुरुआत हुई है। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह ने मिशन शक्ति फेज 3 की शुरुआत करते हुए बोला कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान दिया जाए। पुलिस भर्ती में 30,000 से ज्यादा महिला आरक्षियों की भर्ती बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान है। और इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश की पुलिस में 30,000 से अधिक आरक्षियों की भर्ती महिला आरक्षियों। और इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश की पुलिस में 30,000। आज से मिशन शक्ति 3rd फेज की शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो महिलाओं के विकास संबंधित विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का विकास हुआ है और इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश की पुलिस में 30,000 से अधिक आरक्षियों की भर्ती महिला आरक्षियों की भर्ती। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अभिषेक शर्मा फोन लाइन पर लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है जो आज से भाजपा ने फेज 3 मिशन शक्ति की शुरुआत की है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह कह रहे हैं कि जो आरक्षित महिलाओं की भर्ती की गई वो इसकी शुरुआत है। जी अभिषेक। देखिए जुबेर जी, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी तक का एजेंडा रहा, जो अभी तक का कामकाज रहा है, उसमें महिला सुरक्षा और महिलाओं की प्रगति बड़ा एक मोटिव रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की आय वृद्धि के लिए, महिलाओं को उचित सम्मान दिलाने के लिए। इसी क्रम में आज मिशन शक्ति फेज 3 की शुरुआत की गई और भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह ने भी कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जिस तरह से पुलिस की भर्ती में 30,000 महिला अभ्यर्थियों को जगह दी गई, कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, क्योंकि महिलाएं कहीं न कहीं इस सरकार में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और महिलाएं, आप देखें, जब आप पब्लिक ओपिनियन करते हैं या फिर ग्राउंड पे जाते हैं, हाँ हालांकि अत्याचार महिलाओं के प्रति बढ़े हैं, लेकिन सरकार महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है, जो अपराध है, उसमें ठोस कार्रवाई भी कर रही। कहीं न कहीं महिलाएं खुद को इस सरकार में महफूज महसूस कर रही हैं और इसी के देखते हुए बीजेपी की ओर से मास्टर स्ट्रोक खेला गया है और मिशन शक्ति फेज 3 की शुरुआत की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फोन लाइन पर आप बने रहना, क्योंकि आज से भाजपा ने मिशन शक्ति फेज 3 की शुरुआत की है और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिया जाए, जिसके बाद पुलिस भर्ती में 30,000 से ज्यादा महिलाओं को भर्ती भी किया गया है। उधर प्रियंका के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। मीडिया से मुद्दों पर आज अजय कुमार ने बातचीत की है और इस दौरान प्रतिज्ञा यात्रा का कोई समय निश्चित नहीं था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी यूपी के 5 दिवसीय दौरे पर है और आज प्रियंका गांधी के दौरे का तीसरा दिन है। अजय कुमार लल्लू ने दावा किया है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रियंका गांधी इस बार प्रियंका मिशन 2022 की रणनीति पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि गोखले मार्ग पर उस कॉल हाउस में बना रही हैं जहां वो रुकती हैं, यानी उनका लखनऊ का घर। देर रात तक बैठकों का सिलसिला भी यही चल रहा है। आरएसएस और बीजेपी को लेकर के भी
देखिए, आरएसएस और बीजेपी को लेकर अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया और उसके दौरान जिस तरह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भ्रम की स्थिति पूरे देश में फैला रही है, नफरत के बीज बो रही है, हमारे जो देश के तमाम मनीषी, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इनके बारे में अलग अलग गलत तथ्य पेश करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी के त्याग, बलिदान और समर्पण की गाथा को ही तो हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। प्रतिज्ञा यात्रा का रूट मैप कुछ तैयार हो पाया, क्योंकि बार बार ये टल रही है लगातार। देखिए, ये चूंकि ना इस प्रतिज्ञा यात्रा के डेट के बारे में कोई अभी सुनिश्चितता की गई थी। मैं समझता हूँ उसी के क्रम में जो 2 दिन से बैठकें चल रही हैं, उसी के क्रम में जो प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन, प्रतिज्ञा यात्रा का आयोजन, बूथ और ग्राम सभा की इकाइयों का जो हम प्रशिक्षण शिविर आयोजन कर रहे हैं, और खासकर आने वाले दिन में कौन से मुद्दे लेकर हम जाएंगे और हमारी प्रतिज्ञा महारैली की शुरुआत कहाँ से होगी, इसी विषय पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा वार रूम बनना है, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। पार्टी में हम किन विषयों और मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, कैसे हमारी रणनीति होगी, कौन लोग उसको लीड करेंगे, कहां से कहां तक यात्रा चलेगी, यही तो हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह का कार्यक्रम आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है, पूर्ण विश्वास है कि 32 सालों से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। कांग्रेस आ रही है। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। तो वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, जो कि आज प्रियंका गांधी का तीसरा दिन है, लखनऊ के 5 दिवसीय वो दौरे पर है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जुबेर जी, आज लखनऊ में प्रियंका गांधी का तीसरा दिन दौरे का था और आज वो पहली बार कांग्रेस कार्यालय पहुंची। इससे पहले जो भी बैठकें हुई 2 दिन वो कोल हाउस में हुई। प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बन के काम कर रही हैं। कांग्रेस को भी पता है कि प्रियंका गांधी ही उसकी नैया पार लगा सकती हैं, क्योंकि कई बड़े नेता, जितिन प्रसाद, ललितेश त्रिपाठी जैसे नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उनके पास केवल प्रियंका गांधी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग विकल्प बचे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बार जो देखने को मिल रहा है, ग्राउंड फ्लोर पर कांग्रेस काफी मजबूती से मुद्दे को उठा रही है और समाजवादी पार्टी की जगह विपक्ष बनने का, विकल्प बनने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रियंका की मेहनत को कितना सफल बनाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका के दौरे से, प्रियंका की बैठक से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि इससे पहले तक देखा गया जब प्रियंका लखनऊ दौरे पर आती थी, यूपी के दौरे पर आती थी, तो भारी भरकम होर्डिंग और बैनर और पोस्टर उनके कार्यालय पर पहले ही लग जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और इस बार उन्होंने कोल हाउस यानी कि अपने घर को ही जगह बनाया है मीटिंग की। ऐसा क्यों अभिषेक? देखिए, कई बार ऐसी चीजें होती हैं राजनीति में, जब लोग काफी हाई प्रोफाइल दौरे का सहारा लेते हैं, पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, लेकिन जब बार बार किसी का आगमन होता है तो फिर कार्यकर्ताओं के पास भी इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है कि बोनर पोस्टर लगाया जाए। प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं इस समय सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी की संजय सिंह की तरह ही योगी सरकार पर हमलावर हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के हमलों का कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है, प्रियंका गांधी को कितना फायदा पहुंचता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म करके रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची थी, जहां भारी भरकम होर्डिंग और पोस्टर भी इस बार नहीं लगाए गए हैं और वो 2022 चुनाव को लेकर के यहां पर रणनीति तैयार कर रही हैं और वो लगातार चुनावी चर्चाओं में जुटी हुई हैं। आज उनका तीसरा दिन था। उधर बाजना कस्बा में नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली है। जैसे ही परिजनों को पता चला तो नवविवाहिता पूजा को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पूजा की शादी 7 महीने पहले कान्हा के साथ हुई थी और घर में सास बहू का विवाद अक्सर होता रहता था और मौके पर पहुंची पुलिस ने मायका पक्ष के लोगों को इस घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। क्या नाम भैया आपका? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बस यहाँ पे क्या मामला हुआ है यहाँ पर? दबाव में रखते लड़की जी दबाव में रखते फिर इन्होंने आग लगा दी जी। केस वो खरीद मांगते थे, वो तो खाना देख के आया, ये बोलता था कि गट्टी है जी।
जो हमें आते थे बात नहीं करने देता, अपना घर पर फोन से बात करने देता और रिकॉर्डिंग लगा के रखा था अपने। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 4 दिसंबर को हुई थी। पुलिस को सूचना दी आपने? अभी दी है। तो मथुरा में एक युवती ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली है। परिजनों का आरोप है कि आए दिन घर में गृह कलेश, सास बहू के बीच झगड़ा रहता था, जिसके चलते हताश युवती ने खुद से परेशान होकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद मृतका के पीड़ितों ने मौके पर पहुंचकर थाने में तहरीर भी दी है और हत्या के आरोप लगाए हैं। उधर शाहजहांपुर के निगोई थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की लाश गन्ने के खेत में मिली थी। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले नोवाराम ने महिला की रेप के बाद हत्या की है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर परिजनों ने महिला के शव को थाने के गेट पर रखकर जाम लगा दिया और सड़क भी जाम कर दी। पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। सर, निगोई पुलिस द्वारा एक हत्या का खुलासा किया गया है, कैसे सफलता प्राप्त हुई, क्या बरामदगी, क्या गिरफ्तारी है? निगोही थाने के अंतर्गत एक महिला का शव खेतों में प्राप्त हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। इस संदर्भ में उनके परिजनों के द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया गया कि महिला के साथ बलात्कार करने का इंतकाल करने का प्रयास किया गया और असफल होने पर हत्या कर दी गई है। इसका आरोप नेवाराम के एक गाँव के ही व्यक्ति पर है, जिसकी उम्र 50 वर्ष या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके पीएम कराया गया है। हत्या का कारण गला दबा के मौत होना अंकित किया गया है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। उससे अन्य डिटेल पूछताछ की जा रही है और इसमें आवश्यक। उधर शिवसेना द्वारा छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा व किसानों की मांगों को लेकर विशाल बेरोजगार किसान मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के माध्यम से शिवसेना अपनी प्रमुख मांगे से प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहती है। शिवसेना की मांग है कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और प्रदेश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों पर भी रोक लगाई जाए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार प्रदेश सरकार पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवा व किसानों की मांगों को लेकर हमलावर है और विशाल बेरोजगार किसान मोर्चा भी निकाला गया है। इस मोर्चे के माध्यम से शिवसेना अपनी प्रमुख मांगे प्रदेश सरकार के सामने रख रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार गौ हत्या पर पाबंदी से लेकर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने तक के मुद्दे उठा रहे हैं। छोटी सभाएं होंगी और बहुत सारे वक्ता हम लोग के पास में लगातार सब कुछ बोलेंगे और पूरे प्रदेश के लगभग 20 से 30 जिलों के कार्यकर्ता यहाँ पे उपलब्ध हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं। ये लोग सबको ही अपनी अपनी जगह पे विचार व्यक्त करते हैं और ये शिवसेना का ये प्रोग्राम है जिसमें कि सिर्फ पूरा संगठन काम करता है और ये संगठन काम करने की वजह से हम लोग संगठन को बढ़ाते हैं और गांव-गांव में लोगों को जागृत करते हैं। रायगढ़ से चालू होगी और भटगांव होते हुए, चंद्रपुर होते हुए, भटगांव बलौदा बाजार होते हुए, सारंगगढ़ होते हुए ये जाएगी शिमला में जाके खत्म होगी। तो ये लगभग समझ लीजिए आप 6 शिवसेना को आगे बढ़ाइए। आने वाले समय में जिन मांगों को लेकर हम लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, ये चौथा मोर्चा है। इस मोर्चा के माध्यम से तीनों दिशाओं में संदेश दिया जा चुका है और वहां पर जिन मांगों को लेकर शिवसेना ने आंदोलन किया वो मांगों को पूरा किया गया। चाहे वो केंद्र की बैठी हुई सरकार हो, वहां के मंत्री को मालूम है दौड़ते हुए नगरनार में आना पड़ा और नगरनार जो प्राइवेटों को बेच रहे थे उसको उनको छोड़ना। शिवसेना को आगे बढ़ाइए। आने वाले उधर गाजियाबाद की सड़कों को दूषित होने से बचाने के लिए अक्टूबर के महीने में साई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने वाली है। इलेक्ट्रिक बस सेवा के लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। पहले फेज में 50 इलेक्ट्रिक बस होगी, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉनिक बस गाजियाबाद में चलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक बस के लिए गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक बस स्टेशन भी बनाया गया है। इलेक्ट्रिक बस चलने से प्रदूषण का स्तर कम होगा, साथ ही गाजियाबाद के लोगों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी। तो गाजियाबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक बस की सेवा मुहैया कराई जा रही है, जिसमें पहले फेज में 50 इलेक्ट्रिक बस चालू की जाएगी, जिसमें 20 इलेक्ट्रिक बस गाजियाबाद में चलेगी और इन इलेक्ट्रिक बस के चलने से गाजियाबाद में काफ़ी हद तक प्रदूषण को भी। सर, गाजियाबाद की सड़कों पे इलेक्ट्रिक बसेस दिखाई देंगी, परिवहन विभाग किस तरीके से मतलब उनमें हस्तक्षेप करेगा, किस तरीके से बसें चलाई जाएंगी?
एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रदेश के 9 बड़े जिलों, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल है, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इस वक्त एनसीआर में गाजियाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड करके एक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन संस्था बना ली है। यह संस्था आगामी 2 माह के अंदर गाजियाबाद शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ करने जा रही है। मंडलायुक्त मेरठ साहब द्वारा इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके तहत आरएम गाजियाबाद इस पूरी परियोजना के लिए सीईओ नियुक्त कर दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर 15 के बाद किसी भी दिन हम लोग ट्रायल रन करेंगे, जिसके लिए हमने गाजियाबाद शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए रूट निर्धारित किए हैं। इन बसों के आने के साथ जहां एक और हमें प्रदूषण में कमी भी होगी, वहीं गाजियाबाद की जनता को एनसीआर में एक वीआईपी फैसिलिटी इलेक्ट्रिक बसों के साथ प्राप्त होगी और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना गाजियाबाद में सर्वप्रथम कार्यान्वित होगी, फलीभूत होगी। सर, इलेक्ट्रिक बसेस शुरू होने वाली हैं, किस तरीके से वो वर्किंग करेंगी और कहां से कहां तक चलेंगी? उसी संबंध में आज हमारी जो एसपीवी गठित हुई है, उसकी आज पहली बैठक आज ही शाम को प्रस्तावित है, जिसमें मंडलायुक्त महोदय जो है इसकी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये इन सारे विषयों पे आज फाइनल एक मोहर लग जाएगी। अभी 4 रूट फिलहाल के लिए प्लान हुए हैं। एक बार जब मोहर लग जाएगी उसके बाद हम लोग इसको ओपन भी कर देंगे जल्दी। सर, कितनी बसेस चलेंगी, कहां से कहां तक चलेंगी? शुरू में हमारे पास में फेज में बसेज आएंगी, तो कुल 50 बस के आसपास आने की उम्मीद है। लेकिन अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो 75 साल हमारे पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जो पहला उद्घाटन हो रहा है हमारा अक्टूबर 1 वीक में लखनऊ में, उसके तहत गाजियाबाद को भी 20 बस जो है पहले फेज में मिल रही है। सर, क्या रूट मैप डिसाइड किया गया है? फिलहाल जो हम लोगों ने फोकस किया है वो सिटी के अंदर ही प्लान किया है। जो रूट हमारे जो मेन रूट्स हैं उन्हीं को हमने कवर किया है 4। जैसे जैसे बाकी हमारी बसेज बढ़ती जाएंगी तो हमारा जो टारगेट है वो पूरे गाजियाबाद सिटी को कवर करने का, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों कवर होंगे। सर, कौन विभाग है जो पूरी तरीके से इन बसों का संचालन करेगा? ये एक एसपीवी होती है, एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, कंपनी की तरह काम करता है, जिसकी अध्यक्षता जो है मंडलायुक्त महोदय करेंगे। इसमें बाकी सभी लोग जो हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय हैं, एसएसपी साहब हैं, ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीसीजीडीए है प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हूँ नगर आयुक्त उसमें डायरेक्टर के रूप में, और एआरएम रोडवेज भी उसमें डायरेक्टर होते हैं। तो एक तरह से ये पूरा जो ग्रुप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है और जो एसपीवी है, यही इसको संचालित करेगी। सर, जो जनता इसमें चढ़ेगी उसे क्या शुल्क देना पड़ेगा? ये अभी जो कितना उसमें शुल्क रहेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी फॉर्मेलिटीज़ उस मीटिंग के बाद ही हम लोग आपको बता पाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रेशमी नगरी मुबारकपुर के बलुआ मोहल्ले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब डायरिया की चपेट में आने से लगभग 80 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुबारकपुर में भर्ती कराया गया, जहां 40 से अधिक लोगों की हालात बेहद नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद डीएम एसपी मौके पर पहुंचे हैं। डीएम ने जिला अस्पताल समेत कई निजी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। मुबारकपुर कस्बे के बलुआ मोहल्ले में अब तक कितने लोग आए हैं? देखिए, कल शाम से केसेस आने शुरू हुए दोपहर बाद से। कुल अब तक 192 पेशेंट आए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज में 50 पेशेंट यहाँ से रेफ़र करे गए हैं, 28 जिला मंडलीय चिकित्सालय में गए हैं, और यहाँ पे वर्तमान में जो मुबारकपुर में एडमिट है, यहाँ पे 33 पेशेंट एडमिट है। 71 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे एक दिन, जिससे कि दोबारा रिलैप्स ना करें, पर सभी खतरे से बाहर हैं, सभी को टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया है, इसलिए सभी खतरे से। ये क्या किस वजह से हुआ? देखिए, उसकी अभी सभी लोगों को, देखिए डायरिया जो होता है पानी की वजह से होता है, तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में या किसी वजह से पानी जो है घरों में गया होगा, तो इसलिए कल ही हमने जब ये सूचना मिली थी तभी से हमने पाइपलाइन से सप्लाई बंद कर दिया था पानी। अब उस पूरी पाइपलाइन को टंकी से लेके जहाँ तक घरों तक जा रही है, क्योंकि आप देखेंगे 1-2 मोहल्ले हैं मेजर तौर पे जिनमें गया है, तो उसकी जो पाइपलाइन है उसको पूरा रास्ते पर चेक किया जाएगा। अगर कहीं उसमें लीकेज वगैरह है, क्योंकि बारिश का पानी भी है, कई बार लोग टुल्लू पंप घर में लगाते हैं तो खींचते हैं, जैसे बीच में सप्लाई बंद होती है तो वो गंदा पानी सब कर लेता है,
वो भी एक कारण हो सकता है। मैंने ये नहीं कह रहा कि वही कारण है, तो उस कारण को आज पूरी टीम हमारी लगेगी। अभी सभी जो स्टेक होल्डर्स है, जल निगम से लेकर जलकल, नगर पालिका और बाकी लोगों को बुलाया गया पूरी टीम को, वो करेगी। और साथ में जगह जगह मोहल्लों में सैंपलिंग भी किया जाएगा पानी का, कि दूषित पानी कहाँ कहाँ आया है, वो सभी पूरा किया जाएगा। अभी हमने प्रिकॉशनरी तौर पे पानी बंद कर दिया, टैंकर से पानी सप्लाई कर रहे हैं और आरओ का पानी। उधर संभल में धर्मांतरण मामले में आईएएस अधिकारी के वायरल हुए वीडियो पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी सोच और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं साध्वी प्राची ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा है कि अपराधियों को अपने सांधिए में रहना और उनको संरक्षण देना ही अखिलेश यादव का फंडा है। तो साध्वी प्राची ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है आईएएस के वायरल वीडियो के मामले में। मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। हाँ जी। लेकिन वो खुद अपनी पार्टी में यानी कि समाजवादी पार्टी में अपराधियों को न्योता दे रहे हैं। उन्नति अहमद को बुलाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुख्तार अंसारी को हम टिकट देंगे, हालांकि बीएसपी ने कोई निकाल दिया है। ठीक है। तो अखिलेश जी का तो ये फंडा रहा है, अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को अपने सानिध्य में रखना, अपराध का खुलासा करना उनका उद्देश्य नहीं रहा। अपराधियों को सजा दिलाना उनका उद्देश्य होता काश, तो आज उत्तर प्रदेश के ये हालात नहीं होते। ये तो सपा के अपराधियों की पार्टी बनने जा रही है क्या? तो ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं नहीं निकल पाती थी, आज खुले प्रांगण में सोती है महिलाएं और खुश है। तो ये तो जनता भी जानती है, आप सब जानते हैं। सपा सांसद हैं कि विवाहित बयान आपके सामने आते रहते हैं। कभी वो तालिबान का समर्थन करते हैं, कभी ये कहते हैं कि मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है। इस तरह के विवादित बयान जो आते हैं तो कहते हैं ये बयान किस मकसद से दिए? राहुल यादव लस्सी बेचता हो मथुरा के अंदर मारा, तब इसको दिखाई नहीं दिया? मंगोलपुरी के अंदर राहुल को किस तरह से नोच करके बुरी तरह से दुर्दशा करके मारा, तब इसको मॉब लिंचिंग हिंदुओं के साथ दिखाई नहीं दी? उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कांड हो चुके हैं, तब इनको दिखाई नहीं दिया? मुजफ्फरनगर के अंदर गौरव और सचिन की बोटी करके डाल दी, तब इसको दिखाई नहीं दिया? बेशर्म कहीं के, ये तालिबानी है ना, इनकी सोच तालिबानी है भाई, तो इसलिए तालिबानियों का भी समर्थन करेंगे, ये आतंकियों का भी समर्थन करेंगे। बख्श साहब के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, काफी गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है, लेकिन वो कहते हैं मैं राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को इसको मैं नहीं मानता, न मेरे लिए कोई मायने रखता है। उनके लिए हिंदुस्तान है ही नहीं, वो हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानेंगे, वो खाएंगे हिंदुस्तान का गीत, वो पाकिस्तान के गाते हैं। तो उनके लिए कानून भी कुछ नहीं है, हमारे लिए कानून भी सर्वोपरि है, संविधान भी सर्वोपरि है। और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो ना संविधान को मानते, ना कानून को मानते, ना हिंदुस्तान को मानते। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए NJT के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।